देखो, जब हम कोई भी टॉपिक्स को निमोनिक्स के थ्रू पढ़ते हैं या किसी फिगर के थ्रू समझते हैं तो वो चैप्टर हमारे लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। जो जो आप देख पा रहे हो इस स्क्रीन पर, ये आपको फिगर्स के थ्रू इस टॉपिक्स को समझाया गया है। अब समझते हैं कौन सा टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अभी हाल ही में IBACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव का आंसर किया आया था, जिसमें से हमने अभी प्रोवर्ब्स के 8 क्वेश्चन, ईडीएम के 10 क्वेश्चन, टोटल 18 क्वेश्चन लिया है। 18 क्वेश्चन बड़े ही शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी जो हाल ही में अभी CGL का एग्ज़ाम चल रहा है, CPO, CHSL, MTS, IB का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है आगे के समय में, ये आपके इन सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी अहम योगदान होने वाला है इन टॉपिक का। तो आप इन टॉपिक को कंप्लीट कर लेना, छोटा सा वीडियो है, इसे देख लेना। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। जो दिया हुआ प्रोवर्ब्स है इनका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। क्या है? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कहने का मतलब है कर्म शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है, यानी एक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर वर्ड्स। आप जो बात बोलते हो वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, चीज़ें क्या बड़ी है? आप कुछ एक्शंस करते हो। यानी आपको अगर एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्शन दिखाना पड़ेगा, ना कि आप बड़े बड़े दोस्तों के सामने बोलते हैं कि मैं CGL में इंस्पेक्टर लग जाऊंगा या GST इंस्पेक्टर बन जाऊंगा या CBI में चले जाऊंगा। ये आपके बोलने से सिर्फ नहीं होता, ये चीज़ें आपके एक्शंस में भी दिखनी चाहिए, यानी आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी साथ साथ। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का मतलब क्या हो गया? कर्म शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बोले, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट हेल्पिंग द पुअर बट नेवर डोनेट्स। वो जो व्यक्ति है वो हमेशा बात करता है गरीबों की मदद करने का, लेकिन कभी भी डोनेशन की बारी आती है तो डोनेशन नहीं देता है। यहाँ पे उनके शब्द बड़े बड़े हैं, यहाँ पर उनके वर्ड्स बड़े बड़े हैं, एक्शन छोटा है। जबकि हमें हमारा एक्शंस को बड़ा रखना, और वर्ड्स भले ही कम बातों को कम ही करे लेकिन हमारा कर्म बड़ा होना चाहिए। जस्ट लाइक शी डिडंट प्रॉमिस एनीथिंग बट स्टूड बाय हर फ्रेंड्स इन ट्रबल। एक लड़की है, वो प्रॉमिस नहीं करती है, लेकिन जब भी उनको उनके दोस्त की ज़रूरत पड़ती है तो वो दोस्तों के मुसीबत में वो लड़की हाजिर होती है। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को बताया, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस के थ्रू चेक करते हैं। वर्ड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्शन। क्या वर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक्शन शुड बी ग्रेटर देन योर वर्ड्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। स्पीकिंग नहीं, ये भी नहीं। स्पीकिंग इज ईजियर देन एक्टिंग, बिल्कुल नहीं। व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। राइट आंसर हो जाएगा यही, ऑप्शन नंबर 3। व्हाट यू डू, जो तुम करते हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज मोर इंपॉर्टेंट, जो तुम करते हो यानी तुम्हारा एक्शन, जो तुम करते हो, जो तुम्हारा एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर व्हाट यू से। और तुम जिससे जो कहते हो उनसे तुम्हारा एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सेकेंड नंबर, एन आइडल ब्रेन इज ए डेविल्स वर्कशॉप। आइडल ब्रेन क्या होता है? सुस्त दिमाग या खाली दिमाग। खाली दिमाग शैतान का घर। इस कहावत को अगर हिंदी में बोले तो ये होता है खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहावत आपने काफ़ी बार सुना होगा। खाली दिमाग शैतान का घर। एन आइडल्स ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। यानी जब आपका दिमाग खाली होता है, जब आपका ब्रेन खाली होता है तो आपके दिमाग में काफ़ी नेगेटिव चीज़ें चलती हैं। तो इन्हीं को बोला गया है आइडल ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप। देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। व्हेन यू आर लेजी एंड विदाउट वर्क। आप जब लेजी होते हो और बिना काम के होते, विदाउट वर्क, बिना काम के होते। विकेट थाउट इंटर योर माइंड, यानी जो बुरी ख्याल है, बुरे तरह के ख्याल से आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्या है? द राइटिंग इज़ ऑन द वॉल। इसका मतलब क्या होता है? इसका ये एक्चुअली फ्रेज़ बाइबल से लिया गया है। ये बाइबल का फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है ऐसी चेतावनी, स्पष्ट चेतावनी, आगे कुछ बुरा होने वाला। देखो ये फिगर से समझते हैं। ये कुछ लोग वॉल की तरफ देख रहे हैं, दिख रहा है? कुछ लोग वॉल की तरफ देख रहे हैं। वॉल पे क्या लिखा है? डेथ इज़ इनएविटेबल, यानी मौत को टाला नहीं जा सकता, मौत आज ना कल आएगी ही। इसका मतलब हुआ कि कोई ऐसी चेतावनी, आगे कुछ होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, व्हेन यू स्टॉप स्टडिंग द राइटिंग ऑन द वॉल अबाउट एग्जाम रिजल्ट। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आपका जो एग्ज़ाम रिजल्ट है वो ऑलरेडी स्पष्ट है, निश्चित है। यानी वो एग्ज़ाम रिजल्ट राइटिंग ऑन द वॉल है, मतलब रिजल्ट आपका फेल होने वाला हो, ये ऑलरेडी स्पष्ट है, ये निर्देशित है। तो राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं। आर्टिस्टिक राइटिंग शुड बी डिस्प्लेड ऑन द वॉल। आर्टिस्टिक राइटिंग डिस्प्ले है वॉल पे? बिल्कुल नहीं। क्या आर्टिस्टिक राइटिंग की बात की गई कि बहुत सुंदर ढंग से उसने वॉल पे लिखा? नहीं। ए क्लियर साइन ऑफ ट्रबल, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक क्लियर साइन, एक स्पष्ट निर्देश कि आने वाले समय में मुसीबत आने वाली है।
तो राइट आंसर ऑप्शन 2। तीसरा क्या है, राइटिंग इज इलेजिबल फॉर द सम पीपल, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब होता है अस्पष्ट ना, जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। क्या राइटिंग क्लियर नहीं है कुछ लोगों के लिए? नहीं। चिल्ड्रन राइट ऑन द वॉल, बिल्कुल नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन द कैट अवे द माइस विल प्ले। देखो इसका लिटरल मीनिंग अगर देखें, मतलब इसका फिगरेटिव मीनिंग तो दूसरा होगा, लेकिन जब लिटरल मीनिंग की बात करें, जब कैट नहीं होता, जब बिल्ली दूर होता है, तो जो चूहे हैं वो खेलने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये हैं हमारे माइस बाबा, माइस बाबा, ओ एक मिनट, ये हमारे कैट, कैट, कैट दादा। जब ये आसपास नहीं होता है, मानो बिल्ली छुट्टी पे चले गए हैं ना, बैक इन 5 मिनट, बिल्ली अभी चली गई है छुट्टी पर। जब बिल्ली छुट्टी पे चले गए तो इस चूहों का डर, अब ये जो चूहे हैं, ये माइस है, इनको अब डर है नहीं, क्योंकि बिल्ली से ये चूहे काफ़ी डरते हैं। अब इनको डर है नहीं, ये आराम से खेल पा रहे हैं। देखो ये है ना, ये टेबल टेनिस खेल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें डर है ही नहीं। चूहा, बिल्ली पास रहती है तो उन्हें डर होता है कि कहीं बिल्ली ने खा ना जाए। तो ये इसका लिटरल मीनिंग हुआ, लेकिन इसका फिगरेटिव मीनिंग दूसरा है। इसका फिगरेटिव मीनिंग है व्हेन द पर्सन इज इन ऑथोरिटी, जो पर्सन जैसे ऑथोरिटी में होते हैं, जैसे बॉस, टीचर, पेरेंट्स, ये ऑथोरिटी में जो होते हैं, अगर ये एब्सेंट होते हैं, ये नहीं रहते हैं, तो इनके अंडर जो लोग होते हैं काम करने वाले, जैसे बॉस के अंडर एम्प्लॉय, टीचर के अंदर स्टूडेंट, पेरेंट के अंदर उनके बच्चे, ये क्या करने लगते हैं, इन फ्रीडम्स को इंजॉय करने लगते हैं, रूल्स को ब्रेक करने लगते हैं, यानी ये फ्रीडम को एंजॉय करने लगते हैं, रूल्स को ब्रेक करने लगते हैं। कब? जब इनका ऑथोरिटी है, उस पर्सन का ऑथोरिटी एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, एज सून एज टीचर लेफ्ट, जैसे ही शिक्षक क्लास छोड़ के बाहर गए, द क्लास बिकम नॉइजी, क्लास एकदम शोरगुल करने लगा। क्यों शोरगुल करने लगा? क्योंकि अभी जस्ट बताया व्हेन द कैट अवे, कैट मतलब यहाँ टीचर्स के बारे में बात हुआ, जब टीचर्स क्लास में नहीं थे, वो बाहर चले गए, तो जो स्टूडेंट थे यानी माइस थे, वो क्या, वो उनको फ्रीडम मिल गई, इसलिए वो हल्ला गुल्ला करने लगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और एग्जाम्पल देखते हैं, जब बॉस छुट्टी पर होते हैं तो एम्प्लॉय एकदम रिलैक्स्ड मूड में हो जाते हैं। यू कांट अचीव समथिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट सम सेक्रीफाइस, क्या ये रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं। आप अचीव कुछ नहीं कर सकते हो बिना किसी सेक्रीफाइस को, ये इस प्रोवर्ब से रिलेटेड नहीं है। टू मैनी पीपल ट्राइंग टू मैनेज समथिंग कैन ruin इट, जो अधिक लोग हैं किसी काम को करते हैं, वो काम खराब हो जाता है, रिलेटेड नहीं है। पीपल विल नेचुरली टेक एडवांटेज ऑफ absence ऑफ समवन इन ऑथोरिटी टू डू एज दे लाइक, राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। पीपल, जो लोग होते हैं, वो नेचुरली, हाँ, प्राकृतिक तौर पर एडवांटेज उठाने लगते हैं। नेचुरली उनके अंदर ऐसा बिल्ड क्वालिटी होता है कि अगर उनके बॉस नहीं है तो वो रिलैक्स मोड में चले आते हैं, या फिर टीचर नहीं है तो स्टूडेंट हल्ला गुल्ला करने लगता है या बदमाशी करने लगता है ना। इनका यही मतलब है, पीपल विल नेचुरली टेक एडवांटेज, पीपल जो है वो नेचुरली उन एडवांटेज लेने लगता है, किनके? उनके एब्सेंस के, ऑथोरिटी के एब्सेंस का, है ना। वो जैसा करना चाहते हैं वैसा करते हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। 4 नहीं होगा। देयर इज समथिंग पॉजिटिव इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन, नहीं। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग। ये सिंपल सी भाषा में एक बात समझो। आपको सपोज ये ऑमलेट है, ऑमलेट आपका है जॉब, ये आपका एम है, या ये आपका जॉब है जिसे आपको लेना है। क्या इस ऑमलेट बनने तक, इस प्रोसेस तक, यानी एम के प्रोसेस पहुंचने तक या जॉब लेने तक आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। ये मान लो आप ये हो, हाँ, इट्स यू, ये मानो आप हो, तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़, सेक्रीफाइस, इन सभी चीज़ों को देना पड़ेगा। बिना डिफ़िकल्टीज़ या बिना सेक्रीफाइस के आप एम या जॉब को हासिल नहीं कर सकते। इसका मतलब यही हुआ, यू कांट मेक एन ऑमलेट। अगर आपको ऑमलेट बनाना है, तो उन अंडों को तोड़ना पड़ेगा। अंडों को तोड़ना इन सेंस क्या कि सेक्रीफाइस करना। ब्रेकिंग एग मतलब क्या, आपको चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, तब आप उन ऑमलेट को बना सकते हो, यानी आप उस एम को हासिल कर सकते हो। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स रिक्वायर्ड स्लीपलेस नाइट, यू कांट मेक ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। यानी आपको एग्ज़ाम का आप अगर प्रिपरेशन करते हो तो आपको काफ़ी स्लीपलेस नाइट से गुजरना पड़ेगा, यानी आपको रातों को कम सोना पड़ेगा, है ना, और पढ़ाई ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ टेरिबली डिफिकल्ट टू अवॉइड मेस व्हेन यू वांट टू प्रिपेयर समथिंग स्पेशल। यानी उस मेस को, यानी वो उस गंदगी ज़्यादा हो जाएगा अगर आप स्पेशल चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। इट इज़ ए मैसी अफेयर टू एस्पायर टू मेक ए गुड इंग्लिश ऑमलेट।
doesn't related to this proverb. It is always a good idea to prepare for a big mess after a real fest. बिल्कुल नहीं, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है. इट इज़ हार्ड टू अचीव इम्पॉर्टेंट थिंग विदाउट सम अनप्लीजेंटनेस. यानी ये हार्ड है, ये मुश्किल है अचीव करना किसी चीज़ को बिना डिफ़िकल्टीज़ के, बिना सेक्रीफाइस के. यानी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आपको कुछ वर्दी हासिल करना है तो. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. आपने एक कहानी सुना, एक कहावत सुना होगा, फॉर्चून भी उन्हीं की मतलब लक ऑलवेज सपोर्ट करेजियस. यानी भाग भी उन्हीं का साथ देती है जो बहादुर होते हैं, करेजियस होते हैं, जो ब्रेव होते हैं, उन्हीं का भाग्य साथ देता है. एग्जाम्पल के तौर पे या देखो, ये मानो कि आप इस पोजीशन पे हो, ये आप हो, इट्स यू, ये आप हो, है ना, ये आप हो. अगर आपको इस वाले पोजीशन से इस वाले पोजीशन जाना है, ये क्या है, आप अभी इस फेज में क्या हो, बेरोजगार, और यहाँ पे आपको लग जाना है जॉब, है ना. जब आप इस फेज से, बेरोजगारी वाले फेज से मेहनत वाले फेज करके आप जॉब लेते हो, है ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होना पड़ेगा. यानी आप लक भी उन्हीं का साथ देती है. मानो आप एग्ज़ाम देने जाओगे तभी तो आपको लक सपोर्ट करेगी. आप घर से बैठे उस लक को आजमा नहीं पाओगे. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव का. करेजियस पीपल डू नॉट डिपेंड ऑन गुड फॉर्चून. जो बहादुर व्यक्ति होते हैं, करेजियस पीपल होते हैं, वो डिपेंड नहीं करते हैं अच्छे भाग्य पर. देख लेते हैं एक बार और ऑप्शंस. स्मार्ट पीपल नो द फॉर्चून इज ऑफन आर्बिट्री. नहीं. फॉर्चून इज एरेटिक एंड हैज़ नथिंग टू डू विथ करेज. नहीं, हमेशा फॉर्चून का करेज से लेना देना है. क्या लेना देना है? कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यानी जो भाग्य होता है करेज का मदद करता है, यानी उनसे रिलेटेड है. यहाँ बोल रहा है क्या, भाग्य का कोई लेना देना नहीं है मतलब लक से. ऐसा ये तो गलत हो जाएगा. चौथा क्या है? करेजियस एक्शन आर ऑफन रिवार्डेड एम्पली. जो करेजियस एक्शन होता है, जो बहादुरी भरा एक्शन होता है, वो हमेशा पराया, ऑफन मतलब पराया, रिवॉर्ड किया जाता है ज़्यादा. बिल्कुल यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा. करेजियस एक्शंस आर ऑफन रिवार्डेड एम्पली. अब आते हैं 7th क्वेश्चन की ओर. हैंडसम इज एज हैंडसम डज. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुंदर वही होता है जो सुंदर काम करता है. देखो इसका मतलब क्या हुआ, सुंदर वही है ना. ए पीपल इज गुड इज नॉट ऑलवेज गुड बाय इट्स अपीयरेंस. एक अच्छा व्यक्ति वो नहीं होता जो अपीयरेंस से गुड हो. देखो नेक्स्ट स्लाइड आते हैं ना, है ना. एक अच्छा आदमी वो नहीं है जो दिखने में सुंदर हो. मानो ये दिखने में स्मार्ट है ना, बाय लुक से, बाय अपीयरेंस से, बाय लुक से स्मार्ट है, अपीयरेंस से, और ये लुक से, बाय लुक ये अगली है. एक बात बताओ, ये भले ही स्मार्ट हो, लुक से, अपीयरेंस इसका स्मार्ट हो, लेकिन ये अपनी वाइफ पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता है. तो वही बोला गया हैंडसम इज़ ए हैंडसम डज. कहने का मतलब सुंदर वही है जो सुंदर काम करता है. ये अगली है, बिल्कुल अगली है दिखने में, लेकिन ये लोगों की मदद कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है. अगली होना ये कोई क्वालिटीज़ नहीं है, ये बैड क्वालिटीज़ नहीं है, बल्कि आप सुंदर हो के अगर दिखने में भी स्मार्ट हो, अपीयरेंस आपका अच्छा है, लेकिन आपका काम अच्छा नहीं है, तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं कहलाओगे. हैंडसम इज एज हैंडसम डज का मतलब होता है पर्सन्स एक्शन, कैरेक्टर एंड बिहेवियर आर मोर इंपॉर्टेंट देन देयर फिजिकल अपीयरेंस. एक किसी व्यक्ति का एक्शन, कैरेक्टर और बिहेवियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके फिजिकल अपीयरेंस से. फिजिकल अपीयरेंस उतना मायने नहीं रखता जितना कि उन व्यक्ति का बिहेवियर, कैरेक्टर और एक्शन मायने रखता है. तो हमारा 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यू कांट हैव एवरीथिंग एट वंस, समटाइम यू हैव टू मेक चॉइस. क्या रिलेटेड है? नहीं. कैरेक्टर एंड बिहेवियर आर मोर इंपॉर्टेंट देन अपीयरेंस. यही होगा हमारा राइट आंसर. कैरेक्टर और बिहेवियर हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके लुक से, उसके अपीयरेंस से. व्हाट समथिंग डज इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से, ये नहीं है, इससे रिलेटेड ये है. इसका क्या बताया था? एक्शन ऑलवेज लाउडर देन वर्ड्स. दोज हु स्टार्ट अर्ली आर मोर लाइकली टू सक्सीड. ये रिलेटेड नहीं है. 8वां आते हैं, देखने क्या. यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप, जैसे ये देखो, स्क्रैच मतलब था खुजलाना. अगर आप मेरी पीठ खुजलाओगे तो मैं भी आपका
पीठ खुजलाऊंगा। ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया, लेकिन हमें इनका प्रोवर्ब का मतलब बताना, यानी इनका फिगरेटिव मतलब बताना। लिटरल मीनिंग नहीं कि आप मेरी पीठ खुजलाओगे तो मैं भी आपका पीठ खुजलाऊंगा, बिल्कुल नहीं। इनका मतलब है कि म्यूचुअल बेनिफिट की बात, म्यूचुअल हेल्प, है ना आप, या फिर रिसिप्रोकल हेल्प, यानी एक अगर आप हेल्प कर रहे हो तो बदले में वो भी आपकी हेल्प कर रहा है। इसे म्यूचुअल हेल्प, रेसिप्रोकल हेल्प या एक्सचेंजिंग फेवर भी कह सकते हैं, है ना। बैक देखो, जैसे यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर, अगर आप मेरी मदद करोगे तो बदले में मैं भी आपकी मदद करूंगा, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, बैक स्क्रैचिंग फील्स गुड। क्या पीठ खुजलाने से अच्छा फीलिंग होता है? बिल्कुल नहीं। डू समथिंग दैट हेल्प्स समवन एल्स, ऐसी काम करो जिससे लोगों को भी, दैट हेल्प्स पीपल, जो दूसरों की मदद हो, ये रिलेट नहीं कर पा रहा। हेल्पिंग अदर लीड्स इन ट्रबल, दूसरों की मदद करने से ट्रबल में जाते हैं, नहीं। म्यूचुअल असिस्टेंट बेनिफिट बोथ पार्टीज, यानी म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल हेल्प, म्यूचुअल या रिसिप्रोकल हेल्प, या एक्सचेंजिंग फेवर, यानी एक दूसरे को फेवर एक्सचेंज करना, यानी म्यूचुअल बेनिफिट्स दोनों पार्टीज को मदद करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लिमिटेड बट परसिस्टेंट एफर्ट कैन एकम्प्लिश ग्रेट फेस्ट, मतलब आप कोई भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो लिमिटेड, सीमित लेकिन लगातार प्रयास से किसी भी चीज़ को हासिल किया जा सकता है। लिमिटेड बट परसिस्टेंट, लिमिटेड मतलब सीमित लेकिन लगातार। इसका एक और प्रोवर्ब है, क्या? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसका एक है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। यानी अगर आप लिमिटेड ही लगा, आपने एक बचपन में एक कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी, उसमें क्या था, कछुआ लगातार एफर्ट कर रहा था लेकिन धीरे धीरे कर रहा था, है ना, लेकिन लगातार था, परसिस्टेंट था, लगातार था, तो उन्हें एक दिन सफलता हासिल मिल गई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा, इट इज़ ईजियर सेड देन डन, है ना। कहना आसान है, करना नहीं होगा। मेक है वाइल द सन साइंस, नहीं। लिटिल स्टॉक फील्स ग्रेट ऑक, यानी जो है, अब ये समझो पहले क्या है। तीसरा हमारा ही राइट आंसर है। ओक क्या होता है? ओक एक ट्री है, ओक एक ट्री है। अगर इस ट्री को काटना है तो लिटिल स्टॉक मतलब जो आप स्ट्राइक करोगे, अगर आप छोटे छोटे ही स्ट्राइक्स करोगे, यानी ये एक्सरसाइज हथौड़े से इस छोटे छोटे ही स्ट्राइक्स करेंगे, किन पे? पेड़ पे, ओक के ट्री पे, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये ट्री कट के गिर जाएगा, है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ से ईडियम शुरू हो रहा है हमारा, है ना। पहला ईडियम्स क्या है? द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, जो पॉट है वो कैटल को काला कह रहा है, यानी दोनों काला है दिखने में, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है ना, लेकिन ये जो पॉट है ना, ये कैटल को क्या कह रहा है कि तुम ब्लैक हो। कहने का मतलब लिटरल मीनिंग की बात नहीं बल्कि फिगरेटिव मीनिंग देखें, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइजिंग समवन फॉर द फॉल्ट दैट यू आल्सो हैव, यानी उसी फॉल्ट के लिए, यानी ये आपको हिपोक्रेसी बताता है, आप किन्हीं को बुरा बोल रहे हो उन्हीं काम के लिए जिस काम में आप खुद गलत कर रहे हो। लाइक कुछ स्टूडेंट है, जैसे ए लेजी स्टूडेंट कॉल्ड हिज फ्रेंड लेजी, एक आलसी व्यक्ति, एक आलसी स्टूडेंट जो है वो अपने फ्रेंड को लेजी कह रहा है, तो ये हिपोक्रेसी बताता है, यानी पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, यानी आपके अंदर जो फ्लॉज है, जो आपके अंदर जो कमी है, गलती है, उन्हीं गलती के लिए दूसरों को पॉइंट आउट कर रहे हो। ऐसे ही पॉइंट्स को बोलते हैं द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, जो खुद ब्लैक है वो दूसरों को ब्लैक कह रहा है, यानी जिसके अंदर खुद गलती है लेकिन वो दूसरों की सेम गलती पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन, कंप्लेनिंग अबाउट प्रॉब्लम वन हैज सॉल्व्ड, नहीं। क्रिटिसाइजिंग समवन फॉर ए फॉल्ट वन ऑल्सो पोजेस, यानी दूसरे को क्रिटिसाइज करना सेम फॉल्ट के लिए, उसी फॉल्ट के लिए जो उसके अंदर खुद है, उसके अंदर खुद वो फॉल्ट पोजेस कर रहा है, उनके अंदर वो फ्लॉज खुद हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए वो दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहा है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2। देखो, टेक केयर एंड चेक, इसको समझने से पहले समझो ये वर्ड्स, ये इडियम्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। इस इडियम्स का ओरिजिन हुआ है अमेरिका के बेसबॉल कंपटीशन से, अमेरिका से इसका ओरिजिन हुआ है। बेसबॉल मैच में होता ये था एक्चुअली अमेरिका में कुछ साल पहले ना, रेन चेक का मतलब क्या होता था, देखो बेसबॉल का मैच हो रहा है, तो मैच होने के दौरान बारिश आ गई अमेरिका में, बारिश आने की वजह से क्या होता था, जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनका लिया हुआ टिकट तो बर्बाद हो गया,
यानी वो जिस मैच के लिए जो टिकट लिया था वो तो वो देख नहीं पाया मैच, क्योंकि बारिश आ गया था। तो बदले में जो रिशेड्यूल मैच था, यानी जो मैच वो उस मैच जो बारिश होने की वजह से अबंडन कर दिया गया, वो मैच रिशेड्यूल होके बाद में खेला गया था ना, तो उसके लिए दोबारा टिकट अथॉरिटी उनको दे देगा। तो इन्हीं को बोलते थे टेक ए रेन चेक, है ना। ये इसका ओरिजिन था। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल मतलब होता है टू पोलाइटली डिक्लाइन और रिफ्यूज, किसी चीज़ को पोलाइटली मना करना, है ना। टू पोलाइटली रिफ्यूज और डिक्लाइन, किसी चीज़ को नम्रतापूर्वक मना करना या डिक्लाइन करना, इसी को बोलते हैं टेक ए रेन चेक। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू डिनर बट आई विल टेक ए रेन चेक, आई एम बिजी टुनाइट। कहने का मतलब कि आपको इनवाइट करने के लिए थैंक्स डिनर पर, लेकिन ये डिनर मैं किसी और दिन फिर कर लूँगा क्योंकि आज मैं बिजी हूँ। इसी का मतलब होता है टेक ए रेन चेक। देखते हैं, टू पोलाइटली डिक्लाइन ऑफर विथ इम्प्लीकेशंस दैट वंस मे टेक अप इट लेटर डेट। कहने का मतलब क्या कि किसी चीज़ को पोलाइटली डिक्लाइन करना, मना करना किसी ऑफ़र को, है ना, और ये बदले में ये प्रस्ताव लेना कि उस चीज़ों को वो बाद में ज्वाइन करेगा, बाद के डेट में ज्वाइन करेगा। अभी जैसे बताया था, मैच होता था अमेरिका में, बारिश होने की वजह से वो मैच कैंसिल हो गया, तो उन्हें रिशेड्यूल जो मैच का टिकट फिर उनके हाथ में पकड़ा दिया जाता था इस तरह, ताकि आप जब वो रिशेड्यूल मैच हो तो ये आप रेन चेक ले लो, यानी बारिश की वजह से जो मैच ख़त्म हो गया था उसे देखने फिर से आप इस टिकट के थ्रू आ जाना। तीसरा देखो, है ना, टेक ए रेन चेक, टू पोलाइटली डिक्लाइन एन ऑफर विथ इम्प्लीकेशंस दैट वन टेक इट अप एट लेटर डेट, है ना। पोलाइटली डिक्लाइन करना ऑफर को, है ना, लेकिन ये प्रस्ताव ले लेना कि बाद में उन चीज़ों को लेटर डेट में किसी और दिन ज्वाइन करना। दिस इडियम्स केम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस इन स्पोर्ट्स लाइक बेसबॉल इन यूएस, ये ना, इन ये इडियम्स कहाँ से आया, स्पोर्ट्स से। बेसबॉल जो यूएस में होता था, वेयर द मैच वाज पोस्टपोन ड्यू टू रेन, जहाँ पर मैच पोस्टपोन हो जाने की वजह से, हाँ, रेन की वजह से स्पेक्टेकर जो दर्शक थे उनको एक नया टिकट मिलता था, रेन चेक टिकट, है ना, नया टिकट मिलता था ताकि वो अटेंड कर पाए रिशेड्यूल गेम को। एग्जांपल देखो, क्या, फ्रेंड लेट्स गो फॉर ए डिनर टुनाइट, फ्रेंड ने बोला चलो डिनर करते हैं आज रात को, लेकिन आपने क्या कहा, सॉरी आई एम बिजी कैन आई टेक ए रेन चेक, आज मैं बिजी हूँ, क्या ये जो डिनर का प्रोग्राम है आज ना रख करके किसी और दिन रखा जा सकता है ना, मे बी लेटर। एक और कहावत है, थ्रो इन ए टॉवेल, थ्रो इन ए टॉवेल भी, ये भी इडियम्स लिया गया है, एक्चुअली बॉक्सिंग कंपटीशन से लिया गया है। जब जो बॉक्सर होता अगर वो हारने लगता, ये बॉक्सर है और ये उनका कोच है, जब ये बॉक्सर अपने रिंग में हारने लगता है तो उनका जो कोच है ये वाइट टॉवेल रिंग में फेंक देता ताकि रेफरी समझ पाए कि इसने हार स्वीकार कर लिया, इस बॉक्सर ने हार स्वीकार कर लिया है। यानी रेफरी को इशारा करने के लिए, समझाने के लिए कोच के द्वारा टॉवेल फेंका जाता है रिंग में, ताकि बता सके जो बॉक्सर है वो हार को स्वीकार कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका एक्चुअल में मतलब हो जाएगा टू गिव अप और एडमिट डिफीट आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग दैट यू कांट सक्सीड टू डू समथिंग। इसका मतलब हुआ टू गिव अप या टू एडमिट डिफीट, हार मान लेना, टू गिव अप या एडमिट डिफीट, हार स्वीकार कर लेना, हार स्वीकार कर लेना। जब आपको ये पता चल जाए कि आप उस काम करने के लिए सक्षम नहीं हो तो हार स्वीकार कर लेना। टू एक्सप्लेन समथिंग डायरेक्टली, नहीं, टू क्विट इन डिफीट, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। टू वेस्ट टाइम इन समथिंग, टू ब्रेक समथिंग, नहीं। नो मैन इज एन आइलैंड, कोई आदमी आइलैंड नहीं है। ये एक बुक है जॉन डन, या एक फ्रेज भी है जॉन डन का। जॉन डन एक बहुत बड़े इंग्लिश राइटर हुआ करते थे, है ना, उनका एक कहावत है, नो मैन इज एन आइलैंड, कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं हो सकता। यानी उनको हमेशा, कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता, उनको हमेशा सर्वाइवल या हैप्पीनेस के लिए दूसरों की नीड्स होती है। यानी जो ह्यूमन बीइंग होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है, कोई भी आदमी इस तरह अकेला इस आइलैंड में, देखो समझेंगे, नो मैन इज आइलैंड, ये आइलैंड है, पानी के बीचों बीच एक आइलैंड है, यहाँ पर कोई आदमी बैठा अकेला, क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है? बिल्कुल नहीं है। कोई आदमी अकेला नहीं हो सकता, उन्हें समाज की ज़रूरत होती है, उनको फैमिली की ज़रूरत होती है ताकि वो हैप्पी रह सके उनके सर्वाइवल के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑल ह्यूमन बींग आर इंटरकनेक्टेड फॉर सपोर्ट एंड सर्वाइवल। जितने ह्यूमन बींग्स हैं, मानव है, वो इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हैं आपस में, किन से, किन चीज़ के लिए, सपोर्ट के लिए, सर्वाइवल के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, गैल एंड वर्मवुड, दो शब्द है, गैल एंड वर्मवुड। वर्मवुड क्या है? एक तरह का पेड़ है,
एक मिनट। वॉर्मवुड क्या है? एक तरह का पेड़ है, ये एक तरह का जड़ी बूटी होता है, यानी मेडिकल प्लांट होता है। मेडिकल प्लांट होता है जो काफ़ी कड़वा होता है टेस्ट में। मेडिकल प्लांट होता है जो टेस्ट में काफ़ी कड़वा होता है। और गैल का मतलब क्या होता है? गैल का मतलब होता है दुश्मनी, एनिमिटी। इसका मतलब होता है कड़वाहट। और वर्मवुड का मतलब क्या हुआ? एक जड़ी बूटी है, एक तरह का प्लांट है। तो एक्चुअली इसका मतलब हो जाएगा बिटर, हेट्रेट प्लस बिटरनेस। बिटरनेस ना, टू हार्बर इंटेंस फीलिंग ऑफ रेसेंटमेंट। कहने का मतलब किसी के प्रति काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स होना किसी के प्रति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा टू हार्बर इंटेंस फीलिंग ऑफ एनिमस्टी, यानी अपने मन में दुश्मनी पाल लेना किसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग। देखो यहाँ पर एल्विस के बारे में बात कर रहा है कि एल्विस ने बिल्डिंग छोड़ा। दिखने में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है लेकिन काफ़ी सिंपल सा इसका आंसर। टू टेक ए इंस्पिरेशन फ्रॉम द फेमस अमेरिकन सिंगर एल्विस प्रेस्ली। यहाँ एल्विस प्रेस्ली के बारे में बोला जा रहा है जो कि अमेरिकन सिंगर है। क्या इससे रिलेटेड है? क्वेश्चन से नहीं। क्वेश्चन में इडियम्स दिया गया है एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग। एल्विस ने बिल्डिंग छोड़ा, यानी बिल्डिंग छोड़ा मतलब कहीं चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा लौट कर। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, टू ह्यूमरसली एम्फेसाइज, यानी ह्यूमरसली किसी चीज़ को बताना, एम्फेसाइज करना। समथिंग इज़ डेफिनेटली ओवर, कोई चीज़ खत्म हो चुका है अब। और समवन हैज़ गॉन एंड विल नॉट रिटर्न, और कोई व्यक्ति है वो चला गया आप कभी वापस नहीं लौटेगा। इन्हीं बात को बताना कि एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग। देखो यहाँ पर भी उसी सिंगर के बारे में बात किया जा रहा है, एल्विस प्रेस्ली के बारे में। द क्रिएट अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल ड्रामाज और प्लान टू बिकम ए फेमस सिंगर लाइक एल्विस प्रेस्ली। नहीं। और फोर्थ वाले में भी उसी सिंगर्स के बारे में बात किया जा रहा है, एल्विस प्रेस्ली नहीं, क्योंकि सिंगर से रिलेटेड है ही नहीं। इसका मतलब होता है ऐसा चीज़ घट जाना जो वापस नहीं लौट पाएगा, उन्हीं को बोलते हैं एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग। लिटरल मीनिंग नहीं कि बिल्डिंग छोड़ के चला गया, इसका मतलब फिगरेटिव मतलब। व्हाट, इसका मतलब क्या हो? इस इडियम्स का मतलब क्या है? हिट इन नर्व्स मीन ना, हिट इन नर्व्स मीन्स क्या होता है आप समझो एक बात ना। टॉकिंग अबाउट एग्जाम रिजल्ट ऑलवेज हिट द नर्व्स ऑफ ए स्टूडेंट, यानी अगर एग्जाम का रिजल्ट की बात करें तो हमेशा स्टूडेंट के नर्व्स को हिट करता है। एग्जाम्पल देखो, ये वाला देखो, ये फैट है, मोटा है, ये फैट है, ये मैन है जो कि फैट है, ये मोटा व्यक्ति है, और ये इसका कोच है ना। कोच सेड ही कांट बी इन द टीम बिकॉज ही इज टू फैट, आई थिंक ही हिट ए नर्व। कोच ने कहा कि वो इस टीम में ज्वाइन नहीं कर सकता है क्योंकि वो काफ़ी फैट है, काफ़ी मोटा है। यही बात उनके नर्व्स को हिट कर गई। कहने का मतलब ऐसी बातें बोलना, ऐसा स्टेटमेंट देना जो किसी के फीलिंग्स को हर्ट करे, किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करे। तो राइट क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, टू प्रोवोक ए रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन को प्रोवोक करवाना, कोई ऐसी बातें कह के या कोई ऐसी सेंसिटिव टॉपिक छेड़कर। जैसे ये व्यक्ति मोटा है और इनको बोला जाए कि आप इस टीम में नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि आप फैट हो, आप मोटा हो, यानी ये इनके लिए क्या है? सेंसिटिव टॉपिक था, ये इनके लिए ऐसा टॉपिक था जो इनको प्रोवोक कर सकता है। तो हिट एंड नर्व्स का मतलब ऐसी बातें करना, ऐसी स्टेटमेंट देना जो किसी को सेंटिमेंट को हर्ट करे। थ्रो ए रेंच इन द वर्क्स, रेंच क्या होता है? रेंच क्या होता है? ये रेंच है, रेंच है ना। कहने का मतलब कि आप एक रेंच है आपके हाथ में, आप एक स्मूथ प्रोसेस हो रहा है, यानी ये साइकिल चला रहा है, ये साइकिलिस्ट है ना, ये एक स्मूथ प्रोसेस है, स्मूथली साइकिल चला रहा है। जब कोई आदमी स्मूथली साइकिल चला रहा है, आप उसके बीच में क्या किए? एक रेंच डाल दिए, फेंक दिए, किनके? उनके साइकिल के बीच में। तो क्या हुआ? व्यक्ति ये अब साइकिल क्या होगा? आप गिर जाएगा नीचे और ये व्यक्ति भी नीचे गिर जाएगा। कहने का मतलब होता है थ्रो ए रेंच इन द वर्क का मतलब क्या हुआ? टू काउज ए डिस्टर्ब और प्रॉब्लम, है ना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना, है ना, ताकि कोई स्मूथ प्रोसेस या प्लेन प्रोसेस को हिंडर कर सके, बाधा पहुंचा सके। इसी को बोलते हैं थ्रो ए रेंच इन द वर्क। देखो टोटल 18 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप SSC आरंभ टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाना। नहीं समझ आ रहा तो ये QR कोड है, इस पे स्कैन करके भी टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारा छोटा चैनल है तो आप इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हो ताकि ये चैनल बड़ा हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब।